अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आज के प्रोग्राम में भी वो खबरें जो उमूमी तौर पर छापी नहीं जाती हैं, वो खबरें जो आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से मोहम्मद नवाज़ संगरा हैं, पेशावर से इरफान मूसाज़ई हैं, कराची से वकील रहमान हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद जमाल, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही इकराम होती, और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत से मामलात हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। नवाज़, आपकी जानिब आएंगे। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का इंतज़ामी बोर्ड गैर फ़ाल है, और बोर्ड गैर फ़ाल होने की वजह से बहुत से उमूर लटके हुए हैं, बहुत से वो काम, बहुत से इंतज़ामी मामलात जो अथॉरिटी को मुकम्मल करने थे वो नहीं हो पा रहे हैं। वजह क्या है? बोर्ड को फ़ाल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल बासी साहब, वजह जो हुकूमत की सुस्ती है वो ये वजह है कि हुकूमत की सुस्ती की वजह से जो बोर्ड है, इंतज़ामी बोर्ड, जिसकी वजह से बहुत सारे जो अहम मामलात हैं वो लटके हुए हैं। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए थे मुख्तलिफ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि लोग जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं अपनी फ़र्द मलकियत लेने के लिए या ज़मीन के इंतकाल के लिए, उसके लिए पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने यह फ़ैसला किया था कि कानून गोई की सतह पर जो है वो सेंटर कायम किए जाते हैं, ताकि लोग जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से अपने करीबी इलाके से में जाके वो कानून गोई से जाके अपनी फ़र्द मलकियत ले सकें या ज़मीनों का रिकॉर्ड ले सकें। तो इस मनसूबे की जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो है वो मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन इंतज़ामी बोर्ड ना होने की वजह से ये मनसूबा जो है वो लटक गया है, और अभी तक इसको अमली जामा पहनाने में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी वो जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि बोर्ड बहुत सारे मामला जो होते हैं वो वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इसका PC1 बनना होता है, और दीगर जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो बोर्ड ने देखने होते हैं, और जब बोर्ड है नहीं तो ये मामला लटक गया। उसके अलावा अथॉरिटी ने ये फ़ैसला किया था कि 20 जो हैं वो मोबाइल वैन्स ख़रीदेंगे। जिस तरह का नादरा की वैन जाती है वो गली महल्ले में खड़ी होके लोगों के शनाख्ती कार्ड बनते हैं, इसी तरह जो है ये लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जो वैन है वो मुख्तलिफ़ गली महलों में, मुख्तलिफ़ देहातों में, गाँव में जाएगी, और वहाँ पर जो है वो लोगों को फैसिलिटेट करेगी, लोगों के वहाँ पर जो ज़मीन से रिलेटेड इशूज़ हैं उन पर काम करेगी। उस हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी भी दे चुके हैं, लेकिन ये मामला भी लटक कर रह गया है, क्योंकि इंतज़ामी बोर्ड अभी तक हुकूमत को तकरीबन जो है वो कोई 4 माह का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इसका इंतज़ामी बोर्ड जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सका, जिस वजह से तमाम उमूर जो हैं लटके। इसके अलावा बहुत सारे बजटरी मैयर जो हैं वो भी अभी तक वो भी ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह यह है कि जो डायरेक्टर जनरल पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उसके पास जो अख्तियार है वो 50 मिलियन तक जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स को डील कर सकता है। उससे ज़्यादा जब कहीं भी ज़रूरत होती है, जैसे कि कानून गोई की सतह पर ये मंसूबा है रिकॉर्ड सेंटर बनाने का, तो उसके लिए तकरीबन 2 अरब रुपए चाहिए। तो जब बोर्ड नहीं है तो इस वजह से ये मामला जो हैं ये भी ताख़ीर का शिकार हैं। उसके अलावा मुलाजमीन के बहुत सारे इशूज़ हैं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर है, उनका सालाना इंक्रीमेंट है, ये चीज़ें भी ताख़ीर का शिकार हैं। और जब बहुत सारे जगहों पे जो है वो इनकी वैकेंसीज़ भी खाली हैं जिनको फ़िल करने की ज़रूरत है, जब बोर्ड नहीं है तो इस वजह से वो वैकेंसीज़ भी जो हैं वो पूरी नहीं हो रही, और बहुत सारे मसाइल सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए कि इन्होंने अभी तक जो है बहुत सारे अहम मामला जो हैं, ये तमाम मामला जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये तमाम इनके मामला जो हैं वो लटके हुए हैं। और अभी बात की जाए कि जो पिछली हुकूमत थी उसने बोर्ड जो बनाया था वो कैसा था, वो भी एक जो मेंबर सूबाई असम्बली थे उनकी चेयरपर्सनशिप के नीचे बनाया गया था। अगर बोर्ड का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बोर्ड का स्ट्रक्चर जो है उसमें उसका जो होता है, बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नामज़द एक नुमाइंदा होता है। उसके अलावा इसमें तमाम जो डिवीज़नल कमिश्नर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस बोर्ड का जो है वो मेंबर होता है। मेंबर टैक्सेस जो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वो मेंबर होता है। और इसके अलावा जो 5 दीगर जो मेंबरान हैं वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नॉमिनेटेड ऐसे पर्सनस होते हैं जिसमें प्रोफेशनल्स होते हैं। जिस तरह साबिक बोर्ड में वज़ीर आला पंजाब जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने लम्स के एक प्रोफेसर को इसमें शामिल किया हुआ था, कुछ लायर्स इसमें शामिल थे।
तो ये बहुत बड़ा बोर्ड है जिसने तमाम इंतज़ामी उमूर देखने होते हैं, और इस बोर्ड की तश्कील ना होने की वजह से ये तमाम इंतज़ामी उमूर जो हैं वो लटक कर रह गए हैं। तो ये जो अथॉरिटी के तर्जमान हैं उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं, हमने समरी जो है वो मूव की हुई है, जैसे वज़ीर आला पंजाब इसकी मंजूरी देंगे तो हम और ये बोर्ड तश्कील दिया जाएगा तो तमाम जो ज़रूरी उमूर जो अभी ताख़ीर का शिकार हैं उनको सरअंजाम दिया जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बोर्ड तश्कील दी जाए और तमाम जो काम लटके हुए हैं उनके PC1 तैयार किए जाएँ और उन पर काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को कानून गोई की सतह पर फैसिलिटेट भी किया जाए। और जो मोबाइल वैन्स का इशू है उसको भी जो है हतमी शक्ल दी जाए, और मुलाजमीन को जो सर्विस स्ट्रक्चर का इशू है, मुलाजमीन की जो सालाना इंक्रीमेंट या मेडिकल या दीगर जो उमूर हैं, मैं बात करूँ कि ये जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने 56 कंपनियाँ बनाई थी उनमें से एक कंपनी है। तो अगर इसके माली मामलात का जिक्र किया जाए तो जो 56 कंपनियाँ, ये बताइएगा कि 4,500 मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने के बायस मायूसी का शिकार हैं। क्या इन मुलाजमीन की तनख्वाहों में जब रवा माली साल का पंजाब हुकूमत का बजट पेश किया गया था, दीगर सरकारी मुलाजमीन के साथ क्या इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया था? और उसके साथ मुतल्लिका हुकाम से आपकी बात हुई, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के बोर्ड को फॉल करने के हवाले से, मेम्बरान की तैनाती के हवाले से कोई टाइमलाइन मुकर्रर की गई कि कब तक इस बोर्ड के मेम्बरान का तकर्रुर कर लिया जाएगा? अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो तनख्वाहें तो बाकी तो आपने सही कहा कि जिस तरह हर साल जो बजट में है वो तनख्वाहों की इजाफे की मंजूरी दी जाती है, लेकिन अथॉरिटी के साथ अभी तक जो है वो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और इसके जो 4500 मुलाजमीन हैं, मेरे ज़राए का ये कहना है कि जो इसके एडिशनल डायरेक्टर्स हैं जो अहम ओहदों पर तैनात हैं उनको तो इंक्रीमेंट मिल गया है, लेकिन जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, जो नीचे मुलाजमीन जो सर्विस सेंटर ऑफिशल्स हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको अभी तक जो है वो इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। और अगर डेडलाइन की बात की जाए तो डेडलाइन में अथॉरिटी जो है वो अभी इस चीज़ की वेट कर रही है कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो कब इस बोर्ड को तश्कील देते हैं, क्योंकि ये टोटली जो है वो हुकूमत की इमा पर है, वज़ीर आला की मंशा पे है कि वो कब इस बोर्ड को तश्कील देते हैं। लेकिन 4 माह हो गए हैं अभी तक ये बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया, जिसकी वजह से अथॉरिटी में अहम उमूर जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और अहम उमूर जो है वो अभी उनको देखने की ज़रूरत है। जी ठीक नवाज़, आप बता रहे हैं कि बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत की जानिब से इस तरफ तवज्जो नहीं है, सुस्ती है, और इंतज़ामी बोर्ड गैर फ़ाल होने की वजह से बहुत बड़े बड़े मामलात इस वक्त तक पेंडिंग हैं। बटी साहब, आपकी खबर है, आपकी तरफ आएंगे। नेपरा ने मुल्क भर के लिए बिजली की यूनिफॉर्म टैरिफ नाफिज करने की मंजूरी दे दी है। माजी की हुकूमतें भी इस तरह की बातें करती रही हैं कि यकसा रेट्स होंगे, यूनिफॉर्म टैरिफ होगा। इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तकसीम कर कंपनियों को कितना फ़ायदा होगा? क्या इस फैसले के बाद गर्दिशी कर्जा भी कम हो जाएगा? फैसल, देखिए, गर्दिशी कर्जा तो कम होने के इम्कान दिखाई नहीं देगा। उसके डिफरेंट उसकी वजूहात हैं, हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त है इम्पॉर्टेंट ये है कि गुज़श्ता 2 माह से वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की निर्खों में इजाफे की कोशिश की जा रही थी। मामला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश किया गया था और ECC की जानिब से एक कॉन्सेंट मिलने के बाद नेपरा एक्ट के मुताबिक पावर डिवीज़न ने नेपरा में रिकन्सिडरेशन रिक्वेस्ट फाइल की थी, क्योंकि बिजली की निर्खों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लाजिम था कि जो हुकूमत ने सब्सिडी, जो टैक्सेस और जो बिजली के नए रेट का तयन किया है, यानी कि वफाकी हुकूमत ने, उसका नेपरा की जानिब से उसकी रेटिफिकेशन या नेपरा की जानिब से एक प्रॉपर मंजूरी के बाद एक फैसला जारी हो, जिसके बाद पावर डिवीज़न इन कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार रखता है। नेपरा ने इस सिलसिले के अंदर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हेयरिंग मुनक्किद की, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय हासिल की गई। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गुज़श्ता रोज़ नेपरा ने बिलाखिर यूनिफॉर्म टैरिफ को एप्लीकेबल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है, जिसके नतीजे में घरेलू सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर नहीं है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में ₹1.5 फी यूनिट से लेकर ₹2.60 फी यूनिट तक बिजली अब महंगी कर दी गई है। और चूंकि अब नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर फैसला जारी कर दिया और आइंदा चंद रोज़ के दौरान पावर डिवीज़न इस फैसले का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद तकसीम कार कंपनियां इजाफी टैरिफ वसूल करने का सिलसिला शुरू कर देंगी।
मामला ये यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रूर हुआ है कि अगरचे कि ये क्लेम किया जा रहा है कि नेशनल एवरेज टैरिफ के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आई, लेकिन जहाँ तक हम बात करें कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जब बिजली आलमी मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की कीमत कम हुई थी, फर्नासाइल की कीमत कम हुई थी, तो बिजली की पैदावारी लागत भी कम हो गई थी, लेकिन उस कीमत को, उस रिलीफ को सार्फिन तक पास ऑन नहीं किया गया था, बल्कि टैरिफ रैशनलाइजेशन, फाइनेंशियल कॉस्ट और मुख्तलिफ टैक्सेस के जरिए उस कमी को और जो रिलीफ था उसको रोका गया था। लेकिन इस मरतबा जब नेपरा ने अपना फैसला जारी किया है तो जितने इजाफी टैक्स जो गुज़श्ता हुकूमत ने आयद किए हुए थे उन तमाम टैक्सों को इस यूनिफॉर्म टैरिफ का हिस्सा बना दिया गया है, जिसके बाद यूनिफॉर्म टैरिफ का तयन किया गया है और उसके बाद इसके नेपरा ने इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी है, जिसके नतीजे में जो घरेलू सार्फिन की कैटेगरी है, जिसकी हम पहले अगर कैटेगरी की बात करें जो माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनका बिजली का टैरिफ ₹5.79 तो उस पुरानी सतह पर बरकरार रखा गया है। 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन का टैरिफ भी बरकरार रखा गया है ₹8.11 फी यूनिट की सतह पर, जबकि तीसरी जो कैटेगरी थी 301 से 400 की, उसका टैरिफ ₹10.20 फी यूनिट की सतह पर बरकरार रखा गया है, और जो अगली कैटेगरी थी 301 से 700, उसका टैरिफ बढ़ाया गया है ₹17.60 फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है नेपरा की जानिब से। और इसके साथ 700 यूनिट से जायद माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख ₹20.70, जो कि पहले ₹18 फी यूनिट था, तो अब ये ₹2.70 इनकी कीमत में इजाफा कर दिया गया। इस तरह कमर्शियल सार्फिन की कैटेगरी के अंदर भी ₹1.68 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है, और बल्क बिजली खरीदने वाले सार्फिन के लिए बिजली ₹2 फी यूनिट महंगी की गई है, और इसी तरह स्कार्प के जरिए सार्फिन, मखसूस ये सार्फिन है, इनके लिए भी बिजली 60 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के नतीजे में मजमूई तौर पर तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से 150 अरब रुपए इजाफी वसूल करेंगे, लेकिन ये रकम गर्शी कर्जे को खत्म करने के हवाले से किसी जगह के ऊपर माविन साबित नहीं होगी, चूंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आलमी माहिरीन की भी रिपोर्ट मौजूद है कि जितनी ज़्यादा बिजली आप महंगी करते हैं, बिजली चोरी की शरह में इजाफा होता है, लॉसेस ज़्यादा होने के नतीजे में आपको अल्टीमेटली गर्शी कर्जा मजीद बढ़ने का खदशा है। एक बात ज़रूर है कि रवा माली साल के दौरान हुकूमत जो माजी का गर्शी कर्जा है उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, वो तो उन्हें मुख्तलिफ बैंकों से कर्ज लेना पड़ेगा या इजाफी टैक्स कलेक्शन के जरिए, सब्सिडी के जरिए उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन रवा माली साल के दौरान जो हुकूमत ने नए टारगेट्स दिए हैं 100% रिकवरी को इंश्योर करने के लिए और बिजली चोरी रोकने के लिए, अगर उन तमाम इकदाम पर मुअस्सर तरीके से अमल कर लिया गया तो ये ज़रूर हो सकता है कि रवा माली साल के दौरान गर्शी कर्जे में मजीद इजाफा ना हो, जिसके इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। इसके साथ सरकारी दस्तावेज के मुताबिक हमारी बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियां मजमूई तौर के ऊपर एक रवा माली साल के जो नेपरा ने उनको रेवेन्यू वसूल करने की इजाज़त दी है, 1611 अरब रुपए का रेवेन्यू वसूल करेंगी, जिसके अंदर तकसीम कार कंपनियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, मुनाफा जो उन्होंने अपने अखराजात को मीट करना है, उसके मद में वो सार्फिन से 153 अरब 58 करोड़ रुपए वसूल करेंगी। लेस्को का सबसे ज्यादा रेवेन्यू वसूल करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सार्फिन है, उसके 300 अरब के लगभग लेस्को वसूल करेगी, और 280 अरब रुपए के लगभग मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी अपने सार्फिन से वसूल करेगी। और इसके साथ जो दूसरा बड़ा मामला है जो नेपरा की दस्तावेज में जो इंकशाफ हुआ है कि जो गुज़श्ता माली साल 2017-18 था, उसमें तकसीम कार कंपनियों को जो बिजली फरोख्त की गई मुख्तलिफ बिजली की पैदावारी यूनिट्स की जानिब से, वो फैसल 1 अरब 22 करोड़ 44 लाख यूनिट थे। और इसमें हैरान कुन तौर के ऊपर जब इन तकसीम कार कंपनियों ने बिजली फरोख्त की, नेपरा के डिटरमेंट टैरिफ से ओवर एंड अबव जो बहुत ज़्यादा जिन लॉसेस का सामना करना पड़ा, वो फरोख्त होने के नतीजे में जो बिलिंग की गई वो 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख यूनिट्स की गई, यानी कि 19 करोड़ यूनिट बिजली लॉसेस की नज़र हो गई, जिसका चोरी की नज़र हो गई। और इसके ओवर एंड अबव भी तकसीम कार कंपनियों को जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन से उनको कटौती का सामना करना पड़ा, वो इजाफी बिजली चोरी थी, जिसका नेपरा ने उसके ऊपर भी उनको कटौती बर्दाश्त करना पड़ी। इसके साथ जो उसकी जो बिजली की यूनिट्स ज़िया हुए, जो चोरी की नज़र हुए, लॉसेस के नज़र हुए, इनकी परसेंटेज 15.53% बताई गई है। इंपॉर्टेंट यह है कि गुज़श्ता माली साल के जो प्योर ईयर एडजस्टमेंट की मद में 240 अरब थे, वो भी इस टैरिफ का हिस्सा बना दिए गए हैं। लेकिन एक नेपरा ने यह वफाकी हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम ज़रूर किया
कि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू कश्मीर को नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में इजाफे की मंजूरी दी थी, लेकिन उस मद में सिर्फ 80 अरब रुपए बिजली सार्फिन पर मुंतकिल किए गए और 146 अरब रुपए वापडा से कहा गया कि आप मुख्तलिफ बैंकों से ये रकम हासिल करें और फिर आइंदा आने वाले सालों में मरहलावार ये रकम बिजली सार्फिन पर मुंतकिल की जाएगी ताकि अचानक इजाफा ना हो। लेकिन इंपॉर्टेंट अब बात यह है कि नेपरा ने बिजली के निर्खों में इजाफे के लिए एक नोटिफिकेशन के इजरा के लिए जो कानूनी एक रुकावट थी वो दूर कर दी है। नेपरा ने अपना फैसला जारी कर दिया। वजारत तवानाई के मातहत पावर डिवीजन अब इसका नोटिफिकेशन करेगा और मुल्क भर की तकसीम कार कंपनियां अपना टैरिफ में इजाफा लागू कर देंगी। ठीक, भट्टी साहब बहुत डिटेल में आपने बताया कि नेपरा ने बिलाखिर मंजूरी दे दी, यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए मुल्क भर में और फिर बिजली की कीमतें अब बढ़ने वाली हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वफाकी हुकूमत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मेंबरान की मंजूरी दे दी है। भट्टी साहब आपकी ये खबर है, आपसे जानना चाहेंगे कितने मुद्दत के लिए ये बोर्ड होगा और सुनने में ये आ रहा है कि सीनियर सिटीजन्स का भी खुसूसी ख्याल रखा गया है। फैसल देखिए, कराची पोर्ट ट्रस्ट का मुल्की एक्सपोर्ट और मुल्की एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इस हवाले से कराची पोर्ट ट्रस्ट का जो कि अपनी ये स्टैट्यूटरी एक बॉडी है जिसके तहत एक अपने एक्ट के तहत गवर्न करती है, लेकिन इसकी जो ट्रस्टी के बोर्ड मेंबरान की तादाद है वो 11 अरकान पर मुश्तमिल थी। काफ़ी अरसे से ये मामला पेंडिंग था और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुंचा था, चूँकि वहाँ पर जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नॉमिनेशन थी उसका एक तनाज़ा था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत दी और उसकी रोशनी में मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को इसका मेंबर बनाकर वफाकी हुकूमत को ये अरसाल की गई तजवीज़ के मेंबरान की तकर्री अमल में लाई जाए। हमें सरकारी दस्तावेज़ मौसूल हुई जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो मेंबरान थे उनकी तश्कील मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है, जो कि 11 मेंबरान पर मुश्तमिल हैं और ये मंजूरी KPT के एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दी गई है, जिसमें आसिफ खालिक साहब हैं, रियर एडमिरल हैं, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक है। इन्हें कराची पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। उसके बाद हुकूमती नॉमिनेशन में याविर बदाद साहब को तैनात किया गया है। महमूद मौलवी साहब जो कि तीसरे इसके मेंबर है उन्हें अपॉइंट किया गया है और इसी तरह चेयरमैन HPL को भी इस ट्रस्ट में शामिल किया गया जिनका नाम सुल्तान अली अकबर अलाना है। इसके साथ चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन रिजवान अहमद को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। वसीम अख्तर साहब इस बोर्ड का हिस्सा हैं और इसके साथ साथ बाबर बशीर नवाज, उसके साथ चेयरमैन कराची कॉटन एसोसिएशन ख्वाजा खाबर महमूद और उसके साथ लेबर यूनियन से भी इस एक्ट के मुताबिक एक मेंबर को इस बोर्ड में शामिल किया गया है जिसमें मोहम्मद उवैस अनवर साहब हैं और उसके साथ सिराज कासिम तेली साहब को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है। इस सिराज कासिम तेली साहब की इस बोर्ड में नॉमिनेशन के हवाले से ये एक एतराज़ आयद हुआ था कि उनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है और वो इस बोर्ड का हिस्सा बनने के मजाज नहीं है। ताहम इसके ऊपर कानूनी राय हासिल की गई और ये बताया गया कि KPT के एक्ट जो कि बहुत पुराना एक्ट है उसके अंदर उम्र का तयन नहीं किया गया, वहाँ पर कोई कदगर नहीं है। अगरचे कि दीगर बहुत से बोर्ड के बहुत से दीगर कंपनियों के मामलात के वाले से बात करें तो वहाँ पर एक एज लिमिट मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर चूँकि 65 साल की उम्र की कोई कदगर मौजूद नहीं है, लिहाजा सिराज कासिम तेली साहब को भी अपॉइंट किया जा सकता है और इस बुनियाद के ऊपर उन्हें भी अपॉइंट कर दिया गया। मामला यह है कि KPT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बोर्ड के अंदर एक ऐसी शख्सियत को भी मेंबर बनाया गया है जिनका यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, इस तनासुब से कि उनकी हुकूमती जमात के साथ उनकी गहरी वाबस्तगी रही है। हुकूमती जमात की टिकट के ऊपर इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके थे और उनकी पोर्ट कासम अथॉरिटीज़ के अंदर उनकी पोर्ट कासम के एरिया में उनकी बहुत सारी कमर्शियल उनकी जायदाद है। जो KPT के बोर्ड के अंदर आप जब उनकी नॉमिनेशन करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल मैरीटाइम अफेयर्स के हुकाम का ये कहना है कि इस तरीके से ऐसे अफराद जिनके वहाँ पर कमर्शियल इंटरेस्ट मौजूद हों, जब वो बोर्ड का मेंबर उन्हें बना दिया जाए तो इसके नतीजे में KPT की हम बात करें या पोर्ट कासम अथॉरिटी की बात करें उनके अमूर मुतासिर होते हैं। लिहाजा यहाँ पर तमाम गैर जानिबदार अफराद की बोर्ड में
तैनाती होनी चाहिए थी। और इसके साथ दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि केपीटी के अंदर गुज़श्ता कई सालों से डेवलपमेंट का जो काम होना था, जो नए मंसूबों पर काम शुरू होना था, वो नहीं हो सका। गुज़श्ता चेयरमैन ने 3 साल की मुद्दत के अंदर जो नए मंसूबे शुरू होने थे, जिनकी तकमील होनी थी, वो नहीं हो सकी। जो मौजूदा चेयरमैन है उनको भी 10 माह हो चुके हैं, लेकिन कोई मौसर तरीके के साथ केपीटी पोर्ट की ट्रस्ट के हवाले के डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल मैरीटाइम अफेयर्स के हुकाम का कहना है कि इस हवाले से अब जब नया बोर्ड कायम कर दिया गया है और इसकी जो मुद्दत है वो 2021 तक वो अपने इन ओहदों पर बरकरार रहेंगे, तो अब इनके पास एक बहुत सफिशेंट टाइम है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए जो नए मंसूबे शुरू होने चाहिए वो करने चाहिए। उसके बाद जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के मुख्तलिफ माल के हवाले से, वो बहुत बड़ा संगीन मामला है। वहाँ पर डेली कोई 1000 से 1200 से ज़ायद गाड़ियाँ डेली केपीटी तक वहाँ पर अप्रोच करती हैं, ट्रैफिक जैम होती है, जो दुनिया के दीगर मॉडर्न पोर्ट्स के मुताबिक जिनकी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, केपीटी की कनेक्टिविटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। अब बोर्ड के ऊपर लाजिम है, केपीटी के पास फंड्स की किल्लत नहीं है और एरिया बहुत वसी है और उसकी जो नेचुरल लोकेशन है वहाँ पर वो न सिर्फ पार्किंग का बल्कि कनेक्टिविटी का मौसर तरीके से अपना प्लान शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजिम होगा कि केपीटी के बोर्ड को अपना रोल प्ले करना चाहिए। और उसके साथ साथ माली इख्तियारात के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी उनको फिनेंशियल डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है और बोर्ड के अंदर बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है जिनकी ये एलिजिबिलिटी है कि वो मौसर तरीके के साथ केपीटी के मामलात के लिए पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, डिसीजन मेकिंग के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लिहाजा केपीटी को मौसर अंदाज में डेवलप करने की जरूरत है ताकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक भट्टी साहब, कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं, मेम्बरान की मंजूरी से मुताल्लिक आपने बताया। वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वकील रहमान साहब, पोर्ट कासिम अथॉरिटी इंतज़ामिया के कुछ मामलात की हम बात कर लेते हैं। यहाँ काम किस तरीके से हो रहा है? आपकी खबर है, आप बता रहे हैं कि तुर्क कंपनी इजमार से टग और पायलट्स बोट्स की ख़रीदारी के बाद जिस तरीके से करोड़ों रुपए के नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ किया गया है, ये अथॉरिटी क्या मिली भगत से ये सारा मामला हुआ है या फिर ना चाहते हुए ये नुकसान हो गया? देखिए अब्बासी साहब, ये पोर्ट कासिम अथॉरिटी का ये बड़ा अफसोसनाक एक तर्ज अमल सामने आया है कि पिछले ये 2016 में ये फैसला किया गया था कि टग और पायलट बोट्स जो है वो अपने ख़रीदे जाएं। इस फैसले के तहत जो है एक इश्तिहार दिया गया था और इंटरनेशनल कंपनियों को, कुछ लोकल शिपयार्ड को, ये सबको जो है वो सबके लिए एक ऑफ़र दी गई थी, एक इश्तिहार दिया गया था कि वो अपने जो है वो इस पायलट बोट्स और टक्स के लिए वो अपनी ऑफ़र दे, जिसके जवाब में जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने ऑफ़र दिए, बिड्स हुए और ये उसमें जो है 5 कंपनियां आखिर में जो है उन्होंने क्वालिफाई किया टेक्निकल बुनियादों पर। और तुर्की की एक कंपनी है उज़मार, उस वो फाइनली उसको जो है वो कामयाब करार पाई और उसको जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये इस कॉन्ट्रैक्ट की मालियत जो है वो $3 करोड़ से ज़ायद थी और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है वो पाकिस्तान को जो है वो टग पायलट बोट्स जो है वो पाकिस्तान को देने थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने ये 6 मई को पायलट बोट भिजवाए और उसके बाद जो है 2 जून को जो है वो टग बोट भी जो है वो भिजवाए। लेकिन यहाँ उसके बाद ये मामला सामने आया कि कस्टम ने इन टग बोट्स और पायलट बोट्स को क्लियर करने से इनकार किया। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास जो है इसके लिए, इसकी क्लियरेंस के लिए कोई ड्यूटी का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है कि हम किस स्ट्रक्चर की तरह इसको क्लियर करें। ये मसला सामने आने के बाद वैसे तो तवक्को जाहिर की जा रही थी कि दोनों इदारे, चूँकि वफाकी इदारे हैं और दोनों सरकारी इदारे हैं, कोई 2 हुकूमतों के दरमियान मामलात नहीं बल्कि 2 वफाकी इदारों के दरमियान मामलात हैं, जो एक फ़ोन 2 या 1-2 लेटर पर लिखने पर जो है ये मामला हल हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से ये मामला लटक गया और ये इसमें 5-6 महीने लग गए
और ये टग बोट्स और ये पायलट बोट्स जो है उसी तरह खड़े रहे, ये इस्तेमाल में नहीं लाए जा सके, जिसकी वजह से एक तो नुकसान ये हुआ कि 5-6 महीने ये अगर बोट्स और ये पायलट बोट्स इस्तेमाल में आते हैं तो जो हायर करके पायलट बोट्स और टग्स इस्तेमाल करके जो किराया इदारे को देना पड़ता था वो उसकी सूरत में बचत हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ और वो उसी तरह पायलट प्राइवेट उनसे काम चलाना पड़ा। फिर दूसरा ये कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये तय पाया था किन्हीं की तरफ से ये इसके जो है वो इंश्योरेंस या उसकी मुरम्मत या जो भी जो है इसको गारंटी वारंटी की ज़िम्मन में जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, जो उसकी मुरम्मत के लिए मेंटेनेंस की चाहिए होगी, वो कंपनी करेगी। लेकिन चूंकि 6 महीने का ये तवील अरसा था जिसमें जो है वो ये खड़े रहे बोट्स, तो उसकी वजह से जो है वो उसकी उस तरीके से कंपनी को एक फ़ायदा पहुंचाया गया। और वो इसमें ये अब इत्तलात हैं कि इसमें ये कंपनी के अपने अफसरान थे जिनकी मिली भगत से उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया, और दूसरी तरफ उन्हीं दूसरे बोट्स को, प्राइवेट बोट्स को हायर करके और उनको जो है ये फ़ायदा पहुंचाकर इसमें जो है ये फ़ायदा हासिल किया गया। इस तरह ये जो है एक और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो है एक अहम हिस्सा ये था कि कंपनी जो है वो पाकिस्तानी इंजीनियर्स को, टेक्निकल अमले को वो ट्रेनिंग फराहम करेगी, लेकिन चूंकि और उसके लिए ये तय हुआ था कि 3 महीने 120 दिन जो है वो एक टाइम उसका ड्यूरेशन तय हुआ था कि जिसमें पाकिस्तानी टेक्निकल अमले को उन्होंने तरबियत देनी थी। लेकिन ये उनके इंजीनियर्स पाकिस्तान आए, वो उन्होंने यहाँ स्टे किया इस अरसे में, लेकिन उनके सामने कोई क्योंकि टग और ये बोट्स जो है पायलट बोट्स ये खड़े हुए थे, इसलिए उनको जो है वो तरबियत नहीं दी जा सकी और उन्होंने वो एक थ्योरी पढ़ाकर और उनको जो है ज़ुबानी कुछ लेक्चर देकर अपनी जान छुड़ाई। अब जो है इत्तलात ये है कि ये क्लियर हो चुके हैं दोनों बोट्स और ये तीनों बोट्स, और अब ये कस्टम से क्लियर हो चुके हैं, लेकिन वो उस तरीके से जो तरबियत नहीं दी जा सकी उसकी वजह से वो अब भी जो है उनको बड़े महदूद पैमाने पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब भी जो है वो जो प्राइवेट जो रेंटल बोट्स हैं उसकी जो है वो उसकी खिदमत हासिल की जा रही है। तो ये एक बड़ी एक तशवीशनाक जो है वो एक के मुल्क के उसको जो है इदारे को ये करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। ये इसके स्पेयर पार्ट की मद में, मेंटेनेंस की मद में 1,80,000 डॉलर ये रखे गए थे। 6 महीने ये इसके बगैर इस्तेमाल किए, ये वारंटी से फायदा नहीं हो सका, इसकी मेंटेनेंस से फायदा नहीं हो सका। रहमान बताइए चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, उनका ओहदा गुज़श्ता 1 साल से खाली है, मुस्तकिल चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी और सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ग्रेड 21 के ऑफिसर रफीक चांदना साहब को एडहॉक बुनियादों के ऊपर मुसलसल उनको तैनात रखा जा रहा है बतौर चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी। हर 3 माह बाद उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन हासिल कर रही है एक अहम शख्सियत। रेंटल बोर्ड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां अपनी जो बोर्ड्स खरीदी गई उनको ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इस सारे काम में क्या चेयरमैन जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के अफसरान हैं, किस किस की मिली भगत है? क्या इसकी इंक्वायरी कंडक्ट की गई है कि रेंटल बोर्ड्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और दीगर बोर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई राहमवार तक नहीं की जा रही? जी ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये साबिक चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी आगा जान अख्तर साहब के दौर में जो है ये पॉलिसी चलती रही और उन्होंने जो है रेंटल को ज्यादा तरजीह दी। इस दौरान जो है वो स्टेक होल्डर की तरफ से जो है ये डिमांड सामने आए कि अपने टग बोर्ड वकील रहमान आपने बहुत डिटेल में कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से जिस तरह वहाँ पे मामलात को देखकर अपनी मनपसंद तरजीहात रखी गई हैं और फिर उनसे फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। एक और इंतहाई अहम इदारा लोकोमोटिव फैक्ट्री की नाकिस कारकर्दगी रेलवे फैक्ट्री रेलवे पाकिस्तान रेलवेज़ का ये हिस्सा 21 साल हो गए इस इदारे को बने हुए। सिर्फ 102 इंजन्स तैयार किए गए हैं इस फैक्ट्री की जानिब से। रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर है सैयद नवीद जमाल साहब की, उन्होंने रिपोर्ट किया है। नवीद जमाल साहब ये बताइएगा, माजी की हुकूमतों की एक पॉलिसी हम देखते रहे कि आप
इंजन्स को इंपोर्ट करें और उसके पीछे जब तहकीकात हुई तो ये पता चलता है कि उसमें किक्स बैक्स और दीगर जो तरीके हैं पैसे बनाने के उसका मार्जिन होता है। क्या यही वजह है या और भी वजूहात हैं कि 21 सालों में आप सिर्फ 102 इंजन तैयार कर रहे हैं? देखें, क़याम पाकिस्तान के बाद जो है ना काफ़ी अर्से तक पाकिस्तान में रेलवे की कोई फैक्ट्री नहीं थी जहाँ पे लोकोमोटिव के स्पेयर पार्ट्स या लोकोमोटिव बनाए जाएँ। 80 की दहाई में जो है ना ये वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि यहाँ पे एक फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो लोकोमोटिव तैयार करे और इसके स्पेयर पार्ट्स तैयार करे। तो 1993 में जो है ना 2284 मिलियन रुपए की लागत से जो है ना ये रसालपुर में एक फैक्ट्री लोकोमोटिव फैक्ट्री कायम की गई थी, जिसका मकसद ये था कि बजाय इसके कि बाहर से महंगे दामों लोकोमोटिव ख़रीदे जाएं, पाकिस्तान के अंदर ही लोकोमोटिव बनाए जाएं और उनमें असम्बलिंग भी की जाए और स्पेयर पार्ट तैयार किया जाए। लेकिन देखने में ये आया कि अभी तक जो है ना 2014-15 तक इस फैक्ट्री में सिर्फ जो है ना 21 सालों में सिर्फ 102 लोकोमोटिव तैयार किया गया। हालांकि जब ये फैक्ट्री बनाई गई थी उस वक्त ये तय किया गया था कि सालाना यहाँ पे 25 लोकोमोटिव इब्तदाई तौर पे तैयार किए जाएंगे और बाद में इसकी जो है ना इस्तेदाद को बढ़ा के 50 कर दिया जाएगा। लेकिन देखें जी, वक्त के साथ साथ यहाँ पे जो है ना वो इस फैक्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी गई और रेलवे अफसरान और बाकी सतह पे जो है ना वो यही कोशिश की गई कि जी बाहर से जो है ना वो लोकोमोटिव खरीदे जाएँ जो कि पाकिस्तान को इंतहाई कीमती पड़ रहे थे और इसमें उनका ज़ाती मफाद भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री का क्या मकसद ये था कि एक तो फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुतारफ़ की जाए और दूसरा यहाँ पे जॉब क्रिएट की जाए और टेक्नोलॉजी यहाँ पे आए और अब मुकामी सतह पे स्पेयर पार्ट और लोकोमोटिव मरम्मत किया जा सके और अगर नए असम्बल किया जाना चाहे तो वो भी किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं अब तक उसमें हर ऑडिट रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है और ये उनको बताया गया है कि वो वाकई हुकूमत को कि जी लोकोमोटिव फैक्ट्री के जो मकासद हैं उनको हासिल नहीं किया जा सका। तो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है कि वो ये फैक्ट्री जो मुसलसल खसारे में जा रही है और इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। अब गुज़श्ता हुकूमतों से ये देखने में आया कि जी जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक और फिर अभी शेर रशीद साहब ने भी ये अपने कई ऐलानात में कहा है कि जी इस फैक्ट्री को अपग्रेड करने के लिए इसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और उसको जॉइंट वेंचर के तौर पे भी इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक फिज़िकली जो है इस पर कोई ऐसा काम नहीं किया जा सका। ये सब माजी में तो इसको देखा गया कि इस लोकोमोटिव फैक्ट्री को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन शेख रशीद साहब रोज़ उम्मीद दिलाते हैं कि इसको दोबारा बहाल किया जाएगा और हम यहाँ पर लोकली लोकोमोटिव्स की तैयारी को मुमकिन बनाएंगे। तो क्या इस वक्त कोई इत्तलात मिली वजारत रेलवे की जानिब से कि चीन समेत किसी मुल्क के साथ इस हवाले से कोई बातचीत की जा रही है कि गैर मुल्की सरमायाकारी भी लाई जा सके और इस लोकोमोटिव फैक्ट्री को इसके मैंडेट के मुताबिक बहाल किया जा सके? देखिए, जैसा आपने बताया ना, शेर रशीद साहब ने अभी हालिया अपने विज़िट में रसालपुर फैक्ट्री के विज़िट में उन्होंने कहा था कि जी इस फैक्ट्री को अपग्रेड किया जाएगा और इसके लिए बैरूनी फंडिंग या असिस्टेंस हासिल की जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि माजी में भी चाइना की एक कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा किया गया था जिसमें जिस कंपनी ने यहाँ पे आकर उस फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी जो है ना वो प्रोवाइड करनी थी, शिफ्ट करनी थी, लेकिन उस पर भी जो है ना 9 करोड़ 48 लाख रुपए से ज़्यादा लागत जो है ना वो खर्च की गई, लेकिन अभी तक कोई टेक्नोलॉजी जो है ना वो शिफ्ट नहीं की। नवी जमाल साहब, अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र की गई, कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं आई है। इकराम होती साहब, आपकी तरफ वफाकी हुकूमत का एक और अज़्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा। इस सिलसिले में अब जो इक़दामात उठाने का वो आगाज़ हो गया है, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हो गया? जी, आपने कल से देख रहे हैं आप कि 1992 न्यूज़ पर एक वीडियो चल रही है कि एक अफसर है जिसने किसी कंपनी से रिश्वत ली और 2.25 करोड़ रुपए उसके घर से निकले हैं गुजरांवाले में। ये जो अफसर हैं, तो इसके बाद जो तहकीकात शुरू की गई, हमने खुद 92 न्यूज़ ने शुरू की, तो पता चला कि अब एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है और घेरा मजीद तंग किया जा रहा है उन सियासतदानों पर जो हुकूमत में रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेट जो उनके साथ रहे हैं और जिन पे ये शक है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और उसमें भारी चेक जो हैं वो साइन किए हैं और वो पैसे बाहर गए हैं। बाहर कहाँ गए हैं? खरीदारी में।
जो इंपोर्ट, जिस तरह अभी हमारे साथी बता रहे थे कि बाहर से लोकोमोटिव इंजन मंगाए गए हैं, तो इस तरह की खरीदारियां जो हैं उसके चेक इशू किए हैं जिन अफसरान ने, जिनके दस्तखत हैं उस पर, वो जिन्होंने मंजूरी दी है, जो सियासी लोग हैं जो हुकूमत में थे, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। 317 अफराद की अब तक ये लिस्ट गर्दिश कर रही है कि ये जो है लोग, इन्होंने दस्तखत किए, इन्होंने मंजूरी दी। अब ये जो पैसा बाहर गया तो पैसा उन अफराद को ज्यादा मिलने का शक है जिनके जो वरसा हैं या खानदान हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, और जिनके पास जो दौरी शहरियत है वो भी। ऐसे लोगों पर ज्यादा शक किया जा रहा है कि ये बाहर पैसे रख सकते हैं, बाहर पेमेंट्स ले सकते हैं रिश्वत की। जिन चेक्स पे उन्होंने दस्तखत किए उनसे बाहर से कुछ आया, उन्होंने बाहर वो पैसे रहे, उनमें से रिश्वत ली गई और उनके खानदानों ने वसूल की। जो ऐसे लोग हैं वो ज्यादातर उनकी रिहाइश जो है उनके खानदानों की वो बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में है। यहां तक ये सूरत हाल पहुंच गई। परसों एक इजलास हुआ फैटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने जो शर्तें लगाई हैं पाकिस्तान पे कि अगर आपको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं जाना तो आपको अदारे बनाने पड़ेंगे और घेरा तंग करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग वालों के खिलाफ, तो उसमें भी ये बात गर्दिश कर रही थी। हमारे जराये हमें बताते हैं कि ऐसे लोग जो कि भारी चेकों पे दस्तखत करते हैं उन पर अभी तक ये उनको लिस्ट में नहीं लाया गया, वो फ्रेम में नहीं आया अभी तक। उन लोगों को अब फ्रेम में लाया जा रहा है क्योंकि यह अंदाजा लगाया गया है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग तो जो रकूम बाहर रह गई पाकिस्तान की, उन रकूम की अदायगी के लिए चेक्स पर दस्तखत करना और उन मंसूबों पर उन खरीदारियों की मंजूरी देना जिन जिन अफसरान ने और सियासी लोगों ने की हैं, उनके गिर्द अब घेरा तंग करना चाहिए ताकि FATF की जो शराइत है उनको पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाए। बिल्कुल सही होते साहब, बड़ा कदम तो उठाने की अशद जरूरत है, लेकिन जो अब तक की डेवलपमेंट है, SSCP ने कुछ नई रेगुलेशन मुतारिफ करवाई और उन रेगुलेशन की रोशनी में जो हुकूमत ने अमली तौर के ऊपर अब तक इकदाम उठाए हैं मुख्तलिफ इदारों के ताउन से, तो अब क्या इम्कान है कि आइंदा माह जो इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा तो क्या FATF के अंदर जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था वो नाम निकाला जा सकता है और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बचाया जा सकता है? SSCP के बारे में दो बातें हैं। एक तो ये कि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है उसको नजर में रखती है कि उसके जरिए तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। दूसरा ये है कि SSCP ने जो अभी तक रेगुलेशन या रूल बना रहे हैं वो अभी भी कच्चे हैं, इनकम्प्लीट हैं, स्ट्रक्चरल नहीं है, वो सारे अदारों के साथ मिलकर नहीं बनाए गए। और अभी भी जो रूल बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि मुआहिदात हो सके बाहर की दुनिया के लोगों से, ताकि वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस आ सकें। जी, ये जो रूल्स हैं इसके अलावा मोदी साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती, सोहेल इकबाल, सैयद नवीद जमाल, मोहम्मद नवाज संगरा, इरफान मूसज़ई और वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।